हमारे सामने कुछ पुराने दस्तावेज हैं, कुछ ताम्रपत्रों की तस्वीरें और पुरातत्व की रिपोर्टें। इन सब में ना एक कहानी छिपी हुई है। जी। छत्तीसगढ़ के सबसे शुरुआती राजवंशों की कहानी। आज हम इन्हीं बिखरे हुए सूत्रों को जोड़कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि सदियों पहले 4वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान इस इलाके में सत्ता का खेल कैसे खेला जाता था। कौन थे वो लोग, कहाँ से आए और उन्होंने अपनी क्या छाप छोड़ी? बिल्कुल। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से इतिहासकार करते हैं, राजर्षि तुल्य वंश से। ऐसा कहा जाता है कि यह छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश था। मतलब एक तरह से इन्होंने ही यहाँ एक संगठित राजकाज की नींव रखी। आप सही कह रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये वो दौर था जब पहली बार एक संगठित सत्ता का ढांचा नजर आता है। अच्छा। 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच। और स्रोतों के मुताबिक इनके संस्थापक का नाम सूरा या शूर था। और उन्होंने आरंग को अपनी राजधानी बनाया। जी, आरंग को एक राजधानी का होना ही इस बात का सबूत है कि अब वो जो कबीलों वाला दौर था वो खत्म हो रहा था और एक राज्य की शक्ल बन रही थी। और उनकी एक राजमुद्रा भी थी जिस पर सिंह मतलब शेर का चिन्ह था। जी बिल्कुल। ये सिर्फ एक चिन्ह नहीं है, ये तो अपनी ताकत का ऐलान करने जैसा है। मतलब वो दुनिया को बता रहे थे कि हम यहाँ के राजा हैं। सही बात है। सिंह हमेशा से ही शक्ति और यूं कहिए संप्रभुता का प्रतीक रहा है। पर इससे भी ठोस सबूत हमें मिलता है भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। बिल्कुल। ये एक तरह की आधिकारिक घोषणा है जो तांबे की चादर पर लिखी गई ताकि सदियों तक टिकी रहे। इसमें हमें न सिर्फ उस दौर के संवत का पता चलता है बल्कि शासकों की एक पूरी वंशावली मिलती है। सूरा, दयतवर्मन, विभीषण। हाँ, भीमसेन प्रथम। ये दिखाता है कि शासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मतलब एक व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। इसी ताम्रपत्र में एक और बड़ी दिलचस्प बात का जिक्र है। उन्होंने हरिस्वामी और बोप्पा स्वामी नाम के 2 लोगों को भट्टपालिका नाम का पूरा गांव ही दान में दे दिया था। मुझे हमेशा ये सवाल आता है कि कोई राजा अपनी जमीन या गांव दान में क्यों देगा? ये सिर्फ उदारता थी या इसके पीछे कोई गहरी रणनीति थी? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये सिर्फ दान नहीं था, ये एक तरह का राजनीतिक निवेश था। राजनीतिक निवेश कैसे? देखिए, ब्राह्मणों या विद्वानों को जमीन देकर राजा एक साथ कई काम करता था। पहला, उसे धार्मिक वैधता मिलती थी। अच्छा। दूसरा, वो अपने समर्थन में एक पढ़ा लिखा और वफादार वर्ग तैयार कर रहा था। और तीसरा, इन दान दिए गए गांवों में खेती को बढ़ावा मिलता था जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होती थी। वाह, मतलब ये उस समय की प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था को समझने की एक बड़ी चाबी है। बिल्कुल। तो राजा तुल्य वंश ने एक तरह से शासन का एक मॉडल तैयार कर दिया था। पर क्या वे इस खेल में अकेले थे या उस दौर में कोई और भी ताकत उभर रही थी? वे अकेले नहीं थे। लगभग उसी समय 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास देवभोग की तेल नदी घाटी में एक और वंश सिर उठा रहा था। पर्वतद्वारक वंश। जी, पर्वतद्वारक वंश। इनका इलाका थोड़ा अलग था और उनकी पहचान भी अलग थी। हाँ, इनके बारे में जो जानकारी तेरा सिंह का ताम्रपत्र से मिलती है वो ये बताती है कि ये स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। एक स्थानीय देवी को इतनी अहमियत देना ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सत्ता जमीन से कैसे जुड़ती है। देखिए, एक बड़े राष्ट्रीय देवता की जगह एक स्थानीय देवी को अपना संरक्षक बनाना मतलब आप वहां के लोगों की आस्था और संस्कृति से सीधे जुड़ रहे हैं। अपनी जड़ों को मजबूत करने का तरीका। बहुत कारगर तरीका था। शासक तुष्टिकरण ने अपनी राजधानी तारंभक में बनाई और एक और शासक थे सोमन राज। उन्होंने द्रोण स्वामी नाम के व्यक्ति को देवभोग का इलाका दान में दिया। रणनीति वही है, जमीन का दान, पर पहचान स्थानीय है। तो एक तरफ राजर्षि तुल्य वंश अपनी ताकत बना रहा था और दूसरी तरफ पर्वत द्वारक वंश अपनी जगह बना रहा था। ये छोटे छोटे राज्य थे जो अपनी पहचान गढ़ रहे थे। बिल्कुल। लेकिन फिर एक ऐसी ताकत का उदय हुआ जिसने आने वाली कई सदियों के लिए इस पूरे इलाके की राजनीति को बदल कर रख दिया। नलवंश। हाँ, नलवंश की कहानी तो बहुत बड़ी और नाटकीय है। इनका शासनकाल बहुत लंबा चला, 4वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक। इतना लंबा? जी। संस्थापक का नाम तो शिशुक मिलता है, लेकिन असली खेल शुरू किया वराहराज ने। उन्होंने ही नलवंश को एक छोटी सी शक्ति से एक साम्राज्य में बदलना शुरू किया।
और उनकी राजधानी थी पुष्करी। और नलवंश का जिक्र सिर्फ ताम्रपत्रों में नहीं बल्कि वायु पुराण जैसे ग्रंथों में भी है, जहां उन्हें कोसल और निषद का स्वामी बताया गया है। सही बात है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उनके सिक्के। कोंडागांव के एड़ेगांव में मिले सोने के सिक्के। वो खोज तो जैसे एक खजाने का मिलना था। आप सोचिए, एक ही जगह से एक राजा वराहराज की 29 स्वर्ण मुद्राएं मिलती हैं। 29? हाँ, 29। ये सिर्फ सिक्के नहीं है, ये इतिहास की वो खामोश आवाज है जो हमें उस दौर की कहानी सुनाती है। उन पे साफ साफ लिखा है श्री वराहराजस्य, और साथ में नंदी यानी शिव के बैल का चिन्ह बना है। 29 सोने के सिक्के सिर्फ एक राजा लगे। आज के जमाने में तो ये किसी खजाने की कहानी लगती है। इससे उनकी ताकत का क्या अंदाजा लगता है? इससे दो बातें साफ होती हैं। पहली, उनकी आर्थिक समृद्धि। सोना उस समय भी बेशकीमती था। इतने सोने के सिक्के ढालना बताता है कि राज्य बहुत अमीर था। और दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात है उनकी पहचान। नंदी का चिन्ह चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि नल राजा शैव धर्म के अनुयायी थे। अच्छा। ये उनकी धार्मिक और राजनीतिक पहचान का एक ठोस सबूत है जो आज भी हमारे हाथों में है। तो नलवंश अमीर था, शक्तिशाली था, उनकी एक स्थापित पहचान थी, लेकिन वे इस क्षेत्र में अकेले नहीं थे। और यहीं से कहानी में एक जबरदस्त टकराव शुरू होता है वाकाटकों के साथ। हाँ, वाकाटकों के साथ उनका संघर्ष। ये भारतीय इतिहास के सबसे दिलचस्प संघर्षों में से एक है। इसकी शुरुआत तो शायद गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के समय ही हो गई थी। प्रयाग प्रशस्ति में? जी, जब उन्होंने लिखवाया कि उन्होंने नल शासक व्याघ्रराज को हराया और व्याघ्रहंता यानी बाघ का शिकारी की उपाधि ली। ये तो एक तरह से सत्ता का मनोवैज्ञानिक खेल था। बिल्कुल। और ये दुश्मनी आगे भी चलती रही। वराहराज के समय वाकाटकों ने पहला हमला किया, लेकिन पासा पलटा एक बहुत ही ताकतवर नल शासक भवदत्त वर्मन ने। उन्होंने भट्टारक जैसी बड़ी उपाधि धारण की। हाँ, और फिर जो किया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने सिर्फ हमला नहीं किया, उन्होंने दुश्मन को उसके घर में जाकर मारा। मतलब? रिद्धिपुर ताम्रपत्र बताता है कि भवदत्त वर्मन ने वाकाटक साम्राज्य की राजधानी नंदीवर्धन, जो आज के नागपुर के पास है, उसे तहस नहस कर दिया था। पूरी राजधानी को? जी, ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, ये दुश्मन के सम्मान को मिट्टी में मिला देने जैसा था। ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा। एक राजधानी का तबाह होना सिर्फ एक सैनिक हार तो नहीं है, ये तो किसी राजवंश की इज्जत और पहचान पर हमला है। बिल्कुल। वाकाटकों ने इसका बदला कैसे लिया होगा? और बदला लिया गया पूरी क्रूरता के साथ। भवदत्त वर्मन के बाद उनके बेटे अर्थपति भट्टारक गद्दी पर बैठे। तब वाकाटक शासक पृथ्वीसेन द्वितीय ने एक जबरदस्त पलटवार किया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने न सिर्फ अर्थपति को हराया, बल्कि नल वंश की राजधानी पुष्करी को जलाकर राख कर दिया। ओहो! हिसाब बराबर हो गया था, एक राजधानी के बदले दूसरी राजधानी। पुष्करी का विनाश, मतलब ऐसा लगा होगा कि नल वंश की कहानी यहीं खत्म हो गई। एक राजवंश अपनी राजधानी के बिना कैसे टिक सकता है? सही बात है। ये तो किसी की आत्मा पर हमला करने जैसा है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को यही लगता कि नल वंश अब इतिहास बन चुका है। लेकिन फिर राख से उठकर एक नायक सामने आया, स्कंदवर्मन। उन्हें नल वंश का पुनः संस्थापक कहा जाता है। उन्होंने न सिर्फ हारी हुई सत्ता वापस जीती, बल्कि पोड़ागढ़ में एक विष्णु मंदिर भी बनवाया। और उनके पोड़ागढ़ शिलालेख में लिखी एक पंक्ति तो कमाल की है। कौन सी? विजयी था, विजयी है और विजयी रहेगा। वाह! ये सिर्फ दावा नहीं है, ये एक घोषणा है। ये उस राजा का आत्मविश्वास दिखाता है जो सब कुछ खोकर वापस लौटा है। यही नहीं, उन्होंने एक और बड़ा बदलाव किया। उनके पूर्वज शैव थे, पर स्कंदवर्मन वैष्णव धर्म के अनुयायी बने। धर्म परिवर्तन एक तरह से। और उन्होंने छत्तीसगढ़ में अग्रहार परंपरा भी शुरू की, यानी ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा को संस्थागत रूप दिया। ये सिर्फ एक धार्मिक बदलाव नहीं था, ये समाज और राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश थी। इसी वंश में एक और शासक हुए, नंदराज, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी शिक्षा नालंदा में हुई थी। जी। उस जमाने के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में। ये बताता है कि ये राजा सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे ज्ञान और संस्कृति को भी महत्व देते थे। बिल्कुल। और इसी परंपरा को शायद अपने चरम पर पहुंचाया नल वंश के सबसे प्रतापी शासक विलासतुंग ने। विलासतुंग? जी। आज भी जब कोई छत्तीसगढ़ के इतिहास की बात करता है तो विलासतुंग का नाम राजिम में बने भव्य राजीव लोचन मंदिर के साथ जुड़ जाता है।
वो मंदिर तो आज भी छत्तीसगढ़ की एक सांस्कृतिक पहचान है। मैंने सुना है कि उसकी वास्तुकला बहुत खास है। हाँ, वो मंदिर पंचायतन शैली में बना है। मतलब एक मुख्य मंदिर और उसके चारों कोनों पर 4 छोटे सहायक मंदिर। अच्छा। ये उस दौर की वास्तुकला का एक बहुत ही उन्नत और सुंदर उदाहरण है। विलासतुंग का राजिम शिलालेख हमें बताता है कि ये मंदिर उन्होंने बनवाया था। वो शिलालेख एक तरह से उनके वंश का गौरवगान भी है, जिसमें उनके पूर्वजों पृथ्वीराज और विरूपाक्ष का भी जिक्र है। ऐसा भव्य मंदिर बनवाना ये ऐलान करने जैसा था कि नल वंश अब अपनी शिखर पर है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सदियों बाद जब कलचुरी वंश का राज आया तो उनके सेनापति जगतपाल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। हाँ। मतलब एक दुश्मन राजवंश की बनाई धरोहर को दूसरा राजवंश संवार रहा था। इतिहास की परतें एक दूसरे पर कैसे चढ़ती हैं, ये इसका बेहतरीन उदाहरण है। ये दिखाता है कि कुछ चीजें राजनीति से ऊपर उठ जाती हैं। एक महान कलाकृति या एक पवित्र स्थल अपनी पहचान खुद बना लेता है, चाहे उसे बनाने वाला कोई भी हो। सही बात है। विलासतुंग भी वैष्णव थे और उनके समय के मिट्टी के बर्तन और अन्य चीजें हमें कुलिया और अड़ेगा जैसी जगहों से मिली हैं, जो उस दौर के आम जीवन की एक झलक देती हैं। हर कहानी का एक अंत होता है। नल वंश इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद आखिरकार खात्मा कैसे हुआ? शिखर पर पहुंचने के बाद धीरे धीरे ढलान शुरू हुई। भीमसेन देव जैसे बाद के शासकों ने भीमपुर नगर बसाया और वे वापस शैव उपासक बन गए। अच्छा, फिर से शैव? हाँ, जिससे पता चलता है कि वंश में धार्मिक परंपराएं भी बदलती रहीं, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति कमजोर पड़ती गई। अंतिम शासक के तौर पर नरेंद्र थबल का नाम मिलता है। और फिर इस क्षेत्र की नई महाशक्ति कलचुरियों ने नल वंश का पूरी तरह से अंत कर दिया। और इस तरह एक लंबे और प्रभावशाली शासन का अध्याय समाप्त हो गया। जी, एक शक्ति का अस्त होना दूसरी के उदय का कारण बनता है। यही तो इतिहास का चक्कर है। तो राजर्षि तुल्य वंश के पहले कदमों से लेकर नल वंश के भव्य मंदिरों और फिर उनके पतन तक हमने देखा कि कैसे इन राजवंशों ने अपनी जगह बनाई, युद्ध लड़े, अपनी पहचान गढ़ी और अपनी विरासत छोड़ी। सोने के सिक्के, तांबे की प्लेटें और पत्थरों पर लिखे शब्द, यही वो सुराग है जिनसे हम ये पूरी कहानी दोबारा बुन पाते हैं। और ये हमें ये भी सिखाता है कि इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों और तारीखों का लेखा जोखा नहीं है। बिल्कुल। ये दान में दिए गए एक गांव की कहानी में छिपा है, एक सिक्के पे बने नंदी के निशान में है, या एक शिलालेख में लिखी आत्मविश्वास से भरी एक पंक्ति में है। हाँ। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से हमें उस समय के समाज, धर्म और राजनीति की पूरी तस्वीर समझ में आती है। इन स्रोतों के आधार पर आज की ये पड़ताल तो यहीं खत्म होती है, पर हम एक सवाल जरूर छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जरूर। हमने देखा कि कैसे स्कंदवर्मन ने पोडागढ़ में और विलासुतुंग ने राजीव में मंदिर बनवाए। जी। सोचने वाली बात यह है कि जब एक राजवंश का राजनीतिक शासन खत्म हो जाता है, जब उनके किले खंडहर बन जाते हैं और उनकी तलवारों में जंग लग जाती है, तो क्या उनकी असली विरासत इन पत्थरों की इमारतों और सांस्कृतिक चिन्हों में ही जिंदा रहती है, जो सत्ता के चले जाने के सदियों बाद भी लोगों को प्रभावित करती रहती हैं?